देखते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस को? एम से, राइट। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लो, म्यूचुअल अपने आप हो जाएगा। सेल्फ में क्या क्या रिलेशंस थे बताओ। सबसे पहले तो फाई इक्वल टू एल आई फॉर वन लूप। अगर एक लूप का फ्लक्स फाई है, एन टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा? एन फाई इक्वल टू एल आई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कितना था एल का वैल्यू? म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाय एल, और स्मॉल के टर्म्स में म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। और टोरॉइड का था तो वो तो यहाँ आएगा नहीं। मतलब बेसिकली ये सब रिलेशंस थे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको अब सेल्फ इंडक्शन ना करके दो कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन, यानी जैसा हमने लेंज लॉ में क्वेश्चंस किए थे, उसमें क्या किया था हमने कि एक लूप में, या चलो प्राइमरी इधर ले आते हैं, एक लूप में करंट इंक्रीज किया, उसका इफेक्ट किस पे हो रहा था? सेकंड वाले पे। और यहां से आप करंट की डायरेक्शन बता रहे थे, कर रहे थे ना ऐसे क्वेश्चंस। तो ये हो गई प्राइमरी कॉइल, जिसमें आपने खुद से फ्लक्स चेंज किया, करंट चेंज किया, और जिसमें आप चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो वो कौन सी हो गई? सेकेंडरी, राइट। तो इस तरह का जो इंडक्शन है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब इसमें भी वही सब चीजें हैं कि दूसरे कॉइल का फ्लक्स पहली कॉइल के करंट के क्या है? प्रोपोर्शनल। उसका करंट बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। सही बात है। इक्वेट करने के लिए आप एक कांस्टेंट से क्या कर देते हैं? पहले की तरह मल्टीप्लाई। सुना, बी केयरफुल, यहां जो फाई 2 है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल की है, एरिया सेकंड का है बाय डिफॉल्ट। तो अभी अगर अपन डिफरेंट एरिया भी लेते हैं, पर आप देखेंगे आगे क्वेश्चंस आएंगे तो कॉमन एरिया आएगा वहां पे, है ना। तो अभी चलो मैं A2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो अभी एरिया इक्वल है तो A आ गया। सिमिलरली जब ये फाई इक्वल टू एम आई, फाई 2 इक्वल टू एम आई है, तो N2 टर्न्स की सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना आ जाएगा? N2 फाई 2 इक्वल टू एम आई वन, राइट। तो बताइए फाई 2 या M का वैल्यू कितना आ गया? N2 फाई 2 अपॉन, ये है मेन रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिस इज द मेन रिलेशन, जिससे आपको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अगर सिंगल कॉइल है तब तो यहीं से कर लेंगे, और एन टर्न्स का जैसे सोलेनॉइड हो गया या कोई और एन टर्न्स की कॉइल है तो फिर हम यहां से सॉल्व कर लेंगे। चलो फॉर एग्जांपल सोलेनॉइड की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड भी देना है ना आपको, तो वहां ये डेरिवेशन आ सकती है। तो कैसे करोगे सॉल्व, बताओ। हाउ विल यू स्टार्ट? यहीं से शुरू कर दे। सेकेंडरी में N2 फाई 2 फ्लक्स है, जिसमें फाई 2 में B1 मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की, एरिया मान लो कॉमन, अपॉन I1। अब बताइए जरा, B1, दो सोलेनॉइड हैं ये, दोनों क्या हैं? सोलेनॉइड हैं। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी प्राइमरी की? म्यू नॉट कैपिटल N1 I1 बाय L। लेंथ भी कॉमन ले लेते हैं अभी। एरिया I1 वहां पहले से है, ठीक चल रहा है। I1 से I1 क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया? म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। दिस इज द रिलेशन फॉर, मतलब इसमें बस इतना ही करा एक तरह से हमने, एन स्क्वायर के दो टुकड़े कर दिए। N1 N2, पहले N इंटू एन हो रहा था, अब N1 इंटू N2 हो रहा है। दैट्स दी ओनली चेंज। सेम स्मॉल एन वाले रिलेशन में हो जाएगा। इस एन स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए N1 N2 में, तो m इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट N1 N2 A इंटू, मतलब बाकी सब मिलता जुलता सही है, मतलब वहां पे L था यहाँ पे M है, इतना सा चेंज है। इज इट क्लियर? हो तो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो तो ऐसा करें, कुछ अनयूजुअल सा लेके देखो। अनयूजुअल से मतलब है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दो सर्कुलर कॉइल्स हैं, क्या हैं? टू सर्कुलर कॉइल्स, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। मतलब मान लो ऐसे रख दिया हमने, इनर रेडियस मान लीजिए R2 है,
आउटर कॉइल का रेडियस R1 है, ये प्राइमरी कॉइल है जिसमें आई करंट बाहर वाली में दिखा रखा है। R2 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R1। और हमें इस सिस्टम का, जैसे अभी सोलेनॉइड में किया आपने, सेम उसी तरीके से अब आपको इस नए सिस्टम का क्या फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट जो होता है। तो कर सकते हो, करो सेम स्टेप से। ऐसे कोई भी सिस्टम बना के दे सकते हैं आपको एग्जाम में, सेम इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो टेस्ट वेस्ट आ रहा है क्या? नौ मतलब कौन सा डे पड़ रहा है? अरे 7 तो हो ही गई क्या आज? नहीं 6 हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 दिन बाद फ्राइडे। समझ में तो आ रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो ना, परेशानी की बात नहीं है। अभी तो नीट लेवल पे ही चल रहे हैं, नीट भी क्या बोर्ड में ही आती हैं चीजें, तो डेरिवेशन तो अब ये थोड़ा सा नीट लेवल। भाई जहां सोलेनॉइड का मी नॉट एन आई बाई एल पुट किया था उसकी जगह कॉइल का रिलेशन यूज कर लो। इस बालक को कोई एक्स्ट्रा पेन दे दो भाई, परेशान हो रहा है बच्चा। लौटा देगा, दे दो भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? वो देखो पीछे से हेल्प आई। थैंक यू तो बोलो। दोस्त है क्या? अच्छा अच्छा। हाँ कितना आया? चलो सिंगल कॉइल करो ना, N1 N2 को छोड़ो आप। सिंगल टर्न की कॉइल है, मतलब N1 N2 1 पुट कर दो लास्ट में। अच्छा, कुछ अच्छा सा आंसर आया मतलब, हाँ? तो कैसे सॉल्व करें इसको भी हम? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? M इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1। तो N2 तो 1 है, सिंगल कॉइल है। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो फ्लक्स आया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? प्राइमरी की। एरिया मैंने बताया था कौन सा लेते हैं, कॉमन, छोटा। रीजन है उसके पीछे, और आप देख चुके हो पहले, जब आपको याद होगा हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखा था, फर्स्ट लेक्चर ईएमआई का जब था। तो एक सोलेनॉइड लिया था, एक बार छोटी डिस्क ली होगी, एक बार बड़ी डिस्क ली होगी। और रीजन बताया था कि देखो जब छोटी का फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका तो एरिया ही कम है, जितनी लाइन उसमें से पास होंगी वही देखोगे। और जब बड़ी डिस्क का कैलकुलेट कर रहे हो तो भले ही डिस्क आप कितनी बड़ी बना लो, सोलेनॉइड तो छोटा है, फील्ड उतने एरिया में ही प्रेजेंट है। तो उन टेक्निकल रीजंस की वजह से हमेशा छोटा एरिया लेते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस में। तो वहां तो केवल फ्लक्स कैलकुलेट किया था, या एम भी कैलकुलेट करना है। तो एरिया छोटा वाला कौन सा होगा, A1 या A2? A2। ठीक है साहब, बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम सेट मामला। T1 सर्कुलर कॉइल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट I बाय 2R1। डिस्टेंस देखते रहना, सही सही पुट करें हम। पाई R2 स्क्वायर इस सर्कल का एरिया, I1 से I1 कैंसिल। सो M इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाय 2R1। कितने लोगों का है ये? है? और मॉड्यूल में जो बिगिनर्स बॉक्स है वहां तो केवल ये पूछा है कि M में R2 और R1 में क्या रिलेशन है। सो M इज प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर बाय R1। तो उसका एक जुगाड़ भी हो जाता है कि इनर डायमेंशन का तो स्क्वायर होता है हमेशा, और डिवाइडेड बाय सिंगल पावर ऑफ आउटर डायमेंशन। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल है तो रेडियस ले लिया, कहीं स्क्वायर भी होगा तो वहां भी क्या लेंगे, साइड ले लेंगे। अगर सिर्फ प्रोपोर्शन की बात आ रही है तो ये है। और फिर आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो कि अगर R2 स्क्वायर बाय R1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनर रेडियस का स्क्वायर अपॉन आउटर रेडियस अगर एक ही ऑप्शन में है तो आगे की वैल्यू मतलब नहीं है। हाँ मल्टीपल ऑप्शंस में आ रहा है तो फिर तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करके देखा पहले हमने। इसी को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं और मैं आपसे बोलूं कि देखिए एक स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है, बड़े स्क्वायर की साइड A है, छोटे स्क्वायर की साइड B है। B इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू A। प्राइमरी यही बाहर वाला लिया हमने फिर से। इस सिस्टम का भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, कर पाएंगे? प्लीज डू इट। तो हमको एक बात समझ में आई, आंसर में B स्क्वायर बाय A आना चाहिए कि A स्क्वायर बाय B आना चाहिए?
इनर रेडियस का, इनर साइड का स्क्वायर अपन आउटर। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें देखिए बी स्क्वायर बाई ए आ रहा है कि नहीं, और आना ही चाहिए। ठीक है बालकों, समझ में आ रही कहानी? तो आज हमें चैप्टर वाइंड अप करना है। तो ऐसा नहीं कि करना ही है, पर हो जाएगा। ऐसा कसम खा के नहीं निकले घर से कि करना ही है। क्या वो उदास उदास से लग रहे हो? क्या हो गया, कोई टेंशन है? चैप्टर खत्म हो रहा है इसलिए दुखी हो? अभी देखते हैं, आंसर तो याद है नहीं, चेक करते हैं। क्या करें, शुरुआत कहां से करें? उसी इक्वेशन से, सेम वही इक्वेशन, m इज इक्वल टू फाई टू अपॉन आई वन। फाई टू यानी कि वही बी वन इंटू कॉमन एरिया बी वन। बताइए स्क्वायर के सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? उसमें पुट करोगे, याद नहीं है? 2√2। अरे याद है किसी को? किस किस को याद है? हाँ, 2√2 म्यू नॉट आई बाय। किसी को नहीं ध्यान हो तो क्या करें एग्जाम में? पॉलीगन के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है एन म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाय एन टेन पाई बाय एन। किसी को नहीं याद हो बाई चांस तो यहां पे एन का वैल्यू 4 पुट कर देना, स्क्वायर आए तो यही आएगा। एरिया छोटे स्क्वायर का बी स्क्वायर, आई वन एज इट इज, सारी चीजें आ गई। बी वन, इस स्क्वायर करंट कैरिंग लूप के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करके यहां पुट किया, एरिया लिया उसका, और करंट भी जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2√2 म्यू नॉट बी स्क्वायर बाय पाई ए। तो वही चीज आई जो आनी चाहिए, बी स्क्वायर बाय ए के प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, तो ये आंसर आया किसी का? है ना, मतलब इजी है। ऐसे किसी भी सिस्टम का आपको अगर फाइंड करने को बोले तो कर सकते हैं, तो घर पे आज करके देखना। स्क्वायर और अंदर में सर्कल, बाहर ए साइड का स्क्वायर, अंदर बी रेडियस का सर्कल, और रिजल्ट आपको पता ही है किसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो चलो इससे आगे बढ़े। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अप्रोच क्या रखनी है, तरीका क्या रहेगा? और अगर तरीका मालूम है, अप्रोच मालूम है, तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पता नहीं कर पाओ। मैं एक्सट्रीम केस दिखा देता हूं और उसका आंसर भी आप लाके दिखा दोगे। ठीक है, इफ यू फॉलो द सेम पाथ। अपनी मेजर टेस्ट का क्वेश्चन है एलन के। आई करंट जा रहा है, इससे एक्स डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप रखी हुई है जिसकी साइड है ए लेंथ की। आपसे पूछा है दी एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एंड अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इन द गिवन फिगर। एम का वैल्यू बेसिकली सिस्टम का बताना है, जैसे अभी तक दूसरे सिस्टम्स का किया। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, म्यू नॉट ए बाय 2 पाई एल एन 1 + a/x। सेकेंड ऑप्शन इज म्यू नॉट ए बाय 4 पाई एल एन a/x का मॉड। मॉड का तो वैसे क्या ही सेंस है, ब्रैकेट लगा लेना चलो आप। और म्यू नॉट ए बाय पाई एल एन 1 + x/a, and fourth is mu naught a by 2 pi x by a. These are the options, right? Same method you have to use. हाँ, ऑप्शंस देख के एक आइडिया तो लग रहा है कि एक स्टेप का छोटा सा इंटीग्रेशन होगा, पर वो घबराने वाली बात नहीं है। तो अपने आके टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कहां से शुरू करें भाई? सेम वही। प्राइमरी कौन है इसमें, वायर या फिर लूप?
फर्स्ट आंसर? अच्छा, कौन कौन बोल रहा है फर्स्ट आंसर? 2 जने, 3। वायर होगा प्राइमरी, उसमें करंट ओरिजिनली फ्लो हो रहा है, और इंड्यूस किस में होगा? लूप में। तो आप जानते हैं कि यहां भी हम m के लिए phi2 अपॉन I1 रिलेशन यूज कर सकते हैं। व्हाट इज phi2? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू 1, एंड एरिया किसका आएगा? लूप का। और I1 तो कटना भी चाहिए आगे। I1 आप देख रहे हैं हर जगह कट जा रहा है, क्योंकि m इज अ कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन करंट। और टेल मी द मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए, क्योंकि देखो अब ऐसा है कि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वैसे पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले सेकेंडरी छोटा होता था तो अपन को फील्ड की वैल्यू पता होती थी एक्यूरेटली। यहां क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर आप एक छोटा एलिमेंट लेते हैं इधर, और मान लो आपने उसको dr विड्थ का कंसीडर किया, यहां से r डिस्टेंस पे है, तो फ्लक्स कम हो रहा है। आगे बढ़ने पे फ्लक्स क्या हो रहा है? कम। फ्लक्स इज वेरिएबल, और dr की लिमिट्स कहां से कहां तक वेरी करेंगी? आप जब इसका फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर लूप कितने डिस्टेंस से शुरू हो रही है? x, और x से लेके कहां तक? x प्लस a तक आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। जो स्मॉल एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हैं, उस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा? a इंटू डी आर, राइट? सो वी कैन से दैट B1 कितना होता है स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I बाय 2 पाई स्मॉल r, ठीक है? एरिया इटसेल्फ इज एन एलिमेंट एरिया a इंटू डी आर, और अपॉन में I1। तो I1 क्या हो गए? कैंसिल। और पूरी लूप के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो dr की लिमिट्स कहां से कहां तक वेरी होंगी? x से लेकर के x प्लस a तक। सो सारे कांस्टेंट बाहर लिए आपने, म्यू नॉट a बाय 2 पाई 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन ln r, लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगी? x से x प्लस a। तो डायरेक्टली लिख दो फिर, म्यू नॉट a बाय 2 पाई ln अपर लिमिट माइनस करते हैं, मतलब नीचे आ जाता है लॉग के अंदर इस प्रकार से। और इसको भी फर्दर आप x को सेपरेट कर सकते हो ऑप्शन से मैच करवाने के लिए, तो 1 प्लस a बाय एक्स, दिस विल बी योर आंसर। अब भले ही इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन तरीका वही रहा करने का, अप्रोच वही है जो सिंपल से सिंपल सोलेनॉइड में हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के अंदर भी अप्रोच वही रहेगी, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इफ यू नो द प्रॉपर वे, कभी नहीं अटकेंगे। कितने लोग कर पाए इसको? ठीक है, बाकी लोग समझ गए ना? आएगा नहीं मुझे भी पता है, लेकिन समझ गए ना कि तरीका जो है वो हर जगह लगना है, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड कितना भी कुछ बना लो, you will get the answer. So this is the basic information about mutual inductance. और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर? कपलिंग होती है डिफरेंट टाइप्स की, 3 टाइप्स की कपलिंग होती है। कितने टाइप्स की कपलिंग होती है? कौन कौन सी? आइडियल कपलिंग। आइडियल कपलिंग में क्या होगा? एक ही कोर पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को वाइंड किया जाता है। एक ही कोर पे, एक ही रॉड के ऊपर प्राइमरी भी है, उसी रॉड के ऊपर क्या हो गया? सेकेंडरी। ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सिंगल कोर ट्रांसफार्मर, एनसीईआरटी में दिया है। 2 तरह के ट्रांसफार्मर के डायग्राम बना के दिखाएं, सिंगल कोर और डबल कोर। तो इसमें क्या रहेगा? देखिए, एम में म्यूचुअल इंडक्टेंस में और दोनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंसेस के बीच में रिलेशन होता है एम इक्वल टू के रूट L1 इंटू L2, ये रिलेशन होता है। ठीक है भाई? तो आइडियल कपलिंग में के की वैल्यू होती है 1, देयर इज नो फ्लक्स लॉस। जो भी फ्लक्स प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया है, सिंगल कोर है तो वो सेकेंडरी में से ऑटोमेटिकली 100% सारा का सारा क्या होगा? पास, है ना? सो एम इक्वल टू कितना हो गया? रूट L1 L2। ये आइडियल कपलिंग है। सेकंड इज नॉर्मल कपलिंग। कौन सी कपलिंग? नॉर्मल कपलिंग में मतलब ऐसे नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होता है, मतलब सिंगल कोर नहीं होगी। सिंगल कोर, तो इसमें क्या होगा? मान लो ये प्राइमरी है, इसने कुछ लाइंस बनाई, यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, तो कुछ फ्लक्स वेस्ट होगा। फ्लक्स लिंकेज लॉसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कि सारा का सारा प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी में से पास नहीं हो पा रहा। इस लॉसेस को कम करने के लिए क्या लेते हो आप? रेक्टेंगुलर कोर बनाते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से,
है ना, ताकि सारी लाइंस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, वो अपने आसपास की सारी लाइंस को खींच लेता है अपने अंदर। तो वो तो कम बाद की बात है, वो तो फिर सिंगल कोर ही हो गया एक तरह से। पर अभी जो है ये नॉर्मल कपलिंग है, इसमें 0 से लेके 1 के बीच का वैल्यू रहता है, प्रॉपर रिलेशन यूज होगा इसमें, m इक्वल टू के रूट L1 L2। और तीसरा, नो कपलिंग, मतलब कपलिंग नहीं है, कोशिश की पर हुआ नहीं। इसमें क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स 90 डिग्री पे रहती हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स ही 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, कोई कपलिंग नहीं होगी, मतलब के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज बी 0। तो अगर ऐसा सिस्टम आता है जिसमें इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मर बना करके या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन दे देते हैं, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम्स में आया हुआ है, जरा उसकी बात कर लें पहले। सेकंड एक्सरसाइज में आपके प्रेजेंट है वो। एक तो यही पूछ लिया है, दो टू कॉइल्स जिनके L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस है, तो म्यूचुअल कितना होगा, इतना होगा, है ना। फिर अगर नीट वाले क्वेश्चन की बात करें, लिखिए या यही लिख देते हैं, चलो। Two coils are there, their self inductances are 2 millihenry and 8 millihenry respectively. They are placed such that the entire flux of one coil is passing through the other coil. Entire flux of one coil is passing through the other coil, मतलब कौन सी कपलिंग हो गई, आइडियल। तो बताइए m कितना है, ऑप्शंस है 10 मिली हेनरी, 6, 4 और 16। 4 रूट L1 L2, यानी 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, और 16 का रूट कितना हो गया, 4। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले AIPMT के अंदर। दूसरा, अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है, देखिएगा, m का वैल्यू 0.005 हेनरी गिवन है। अच्छा, ये भी हेनरी में ही होता है। इसको एक ऐसी लूप में, या इस लूप में जो करंट पास करवाया गया, उसकी इक्वेशन है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज 2 एम्पियर, ओमेगा इज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो सेकेंडरी में कितना EMF इंड्यूस होगा, कर पाएंगे इसको। म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है सिस्टम का, करंट की इक्वेशन दे रखी है, आई नॉट ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा है सेकेंडरी में कितना EMF होगा, EMF भी नहीं, पीक वैल्यू ऑफ EMF induced in secondary coil will be how much, 4 पाई, 3 पाई, 2 पाई या फिर पाई वोल्ट। ऑल ऑप्शंस आर इन वोल्ट। 4 पाई, 4 नंबर ऑप्शन, तो बहुत दुविधा है, ऐसे भी गलतियां होती है पता है। आंसर आया 2, दिया था 4 नंबर पे, अपन लगाया सेकंड ऑप्शन। दिमाग ऐसी गलतियां करते हो, अपन सोच नहीं सकते अगर अलर्ट नहीं रहे तो। चलो भाई बताओ। E in the secondary coil is minus M di1 by dt। करंट किस में चेंज होता है, प्राइमरी में, उसकी वजह से EMF किस में इंड्यूस होता है, सेकेंडरी में, तो E2 भी लिख सकते हैं इसको। M का वैल्यू 0.005, di बाई dt कितना होगा, di बाई dt, तो पहले तो I बताओ, I कितना है, या चलो पहले डिफरेंशिएशन ही कर दो, I नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, di बाई dt की, और हमें केवल पीक वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो इतना ले लूं क्या सिर्फ, क्या विचार है आपका। ही इज ओनली आस्किंग अस द पीक वैल्यू। ये जो EMF है, अगर आप पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें कॉस आएगा, कॉस का फंक्शन रहेगा, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1,
तो पहले ही कर दें हम फॉर पीक वैल्यू. सो वी ओनली नीड टू पुट आई नॉट ओमेगा ओवर हेयर. सो माइनस ऑफ 0.05 आई नॉट यानी 2 एम्पियर, ओमेगा यानी कितना हो गया 100 पाई. अब बताइए भाई कितना है, दो तो ये चले गए तो पाई रह गया बस है. और भी कुछ आया क्या? पाई आया ना सिर्फ. कितने लोगों का आया पाई? ठीक है, वो 2 वाला गड़बड़ था है ना. कहाँ गलती होगी? किसने किया था? तो शांत क्यों हो? नीट की डेट कल आ गई क्या? नीट कल है क्या? अच्छा, नहीं ऐसे सदमे में लग रहे हो तुम लोग. बोर्ड का एग्जाम प्रीपोन हो गया. चलो चलो जो भी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे रहो थोड़ी देर. फिर बस म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते ही नहीं है. मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की. आए तो हैं जो बेसिक ही आए हैं, पर मैंने ढूंढा वो मिला फिर एक स्ट्रेट वायर और लूप वाला अच्छा था वो थोड़ा. अपने मॉड्यूल में वो वाले सारे केसेस दे रखे हैं, सर्कल सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर स्क्वायर, जो मैंने भी करवा दिया आपको. उनके डायरेक्ट रिजल्ट दिए हुए थे, हमने सॉल्व करके देख लिया. रेस में भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम. तो अब घूम फिर के हमको ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक काम हो सकता है. उस दिन अपन जब ट्रांसफॉर्मर कर रहे थे ना, तो अपन ने वो लास्ट का टाइम बच रहा था तो उसको वाइंड अप कर दिया था. अब क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके. मैंने बताया था दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें. कौन कौन से? आइडियल ट्रांसफॉर्मर और, अरे थे ना उस क्लास में? कितने लोग थे? लगभग थे ना सभी. आप नहीं थे, घबराने की बात नहीं, अभी आ जाएगा वापस. तो चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, कर पाते हो कि नहीं. एक ये बल्लू सा सवाल है कि है ना, फ्लक्स में चेंज इतना है, करंट इतना है, तो एम कितना होगा? फ्लक्स में चेंज, हाँ फ्लक्स में चेंज दिया है. ओहो, ये तो और ही लल्लू है. डेल्टा फाई गिवन है, आई गिवन है, एम पता करना है. कौन सा रिलेशन लगाओगे? फाई इक्वल टू एम आई. आई थिंक इतना बेसिक करने की जरूरत नहीं है हमको. हाँ, ट्रांसफार्मर पे आता हूं. एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में 100 टर्न्स है. कितने टर्न्स हैं? और सेकेंडरी कॉइल में 200 टर्न्स है, 300. इनपुट पावर है 60 वॉट. आपसे पूछा है कि आउटपुट पावर कितनी होगी. हाँ जी सर, ऑप्शन में नहीं है सर. ऐसा नहीं है 180. भाई ऐसी मशीन मेरे को भी दिखाना जिसमें इनपुट दूं मैं 60 और मिले 180. रियल में तो कम ही मिलता है. और मैंने बोला था कुछ नहीं दिया हो तो आइडियल मानते हैं. आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या लिखवाया था हमने? इनपुट पावर इज इक्वल टू, आंसर इज, क्वेश्चन इज द आंसर. मैं वही देखना चाह रहा था. करोगे तुम में से कुछ लोग 3 से मल्टीप्लाई, पता ही था मुझे. इजी क्वेश्चन में ही गलतियां होती है भैया. पावर पूछा उसने, वोल्टेज थोड़ा ना पूछा. अगर ये इनपुट ईएमएफ होता और आउटपुट ईएमएफ पूछा होता, या इनपुट वोल्टेज दिया होता आउटपुट वोल्टेज पूछा होता, तो करते ना नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन तो यूज. तो अपन एक बार फॉर्मूला ही देख लेते हैं. आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पहली बात तो ये कि 100% एफिशिएंसी है, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. दूसरा, ये जो आप कर रहे थे ना यूज, वी प्राइमरी अपॉन वी सेकेंडरी इक्वल टू एन प्राइमरी अपॉन, ये वोल्टेज का रिलेशन है. और नॉन आइडियल का क्या रिलेशन बता रखा था? एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, यानी कि वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी आई प्राइमरी इंटू 100. ये मैंने लिख दिया ताकि ऐसी गलती आप दोबारा नहीं करें, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा कराने की. तैयार हो? सुनना सवाल. ये सब मॉड्यूल के, ये मॉड्यूल का था जो अभी आपने गलत किया है, पूरी शान से, है ना. अच्छा किया नहीं मॉड्यूल में, कोई बात नहीं, अब करो. एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न्स का रेशियो है 3:2. फिर से इनपुट पावर आपको पी दी है, आउटपुट पावर में ये ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. अब तो बता दो, अभी भी सॉल्व कर रहे हो. सेकंड. If nothing is mentioned, we consider the transformer to be ideal, and then input power is always equal to. इसको सॉल्व नहीं करना है, इसमें सीधा गोला भरना है. अच्छा
फिर इसके बाद ये तो ही गया था। हाँ, अब ये वाला बढ़िया है, इसको करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज 2500 वोल्ट है, आउटपुट करंट 80 एम्पियर है। ये क्या करा इसने, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, नहीं पावर नहीं है भाई ये। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो कॉइल्स हैं उनमें टर्न्स का रेशियो 20:1 है। तो पहले बताओ ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम है ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को कम करेगा। इफ द ट्रांसफार्मर हैज 100% एफिशिएंसी, then what will be the voltage across secondary coil? So obviously we don't need this current, है ना, ये इजी हो गया। और ऑप्शंस थोड़े गंदे तरीके से दिए हैं, यानी कि 2500 बाय 20 वोल्ट, 2500 इंटू 20 वोल्ट, 2500 बाय 80 इंटू 20 एंड 2500 इंटू 20 अपॉन 80 वोल्ट। व्हाट टू डू इन दिस? पहला कितने लोगों का रहा फर्स्ट? ठीक है, क्या करें इसमें? सीधा वीपी बाय वीएस इक्वल टू एनपी बाय एनएस। प्राइमरी में आपने कितना वोल्टेज दिया 2500, सेकेंडरी का आप फाइंड करना चाहते हैं। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, सेकेंडरी में कितने हैं 1, तो वीएस कितना आ गया आपके पास में 2500 अपॉन, ये बड़ा आलसी एग्जामिनर रहा होगा। ठीक है यार, इतना आ गया मेरा भी, तुम भी ले इतना, ठीक है, ज्यादा मेहनत मत करो। एक मैंने पहले पूछा, आज फिर पूछ के देखता हूं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में टर्न्स का रेशियो 10:1 है, स्टेप डाउन है ना ये। प्राइमरी में जो वोल्टेज आपने सप्लाई किया है वो 2 वोल्ट के एक सेल से करा है, और आपसे आउटपुट यानी सेकेंडरी का वोल्टेज पूछा है 20, 10, 2, 0, 0। क्यों? क्योंकि ये सेल है, ठीक है। तो ये ध्यान से, सेल हो बैटरी हो, ऐसा कोई भी डायरेक्ट करंट देने वाला सोर्स हो तो उसमें कभी भी इंडक्शन नहीं होता। अच्छा चलो, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का पूछते हैं। कैलकुलेशन स्पीड चेक करते हैं आपकी, एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ, है ना। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन स्पीड देखते हैं। 2 सोलेनॉइड्स, दोनों के एरिया का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ दोनों की 20 सेंटीमीटर, कॉपर के ऊपर इनको वाइंड किया गया है, कॉपर से हमें कोई मतलब नहीं है। इनमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, प्राइमरी में है 300 और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 400। तो इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस भी मैंने दे दिए एज यूजुअल आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखने देखो नीट में कितना टाइम लगाओगे आप करने में इसको, अगर आ गया तो। कौन सा फॉर्मूला लगा है? फर्स्ट नहीं, थोड़ा चेंज। फोर्थ, अरे सारे बोल दिए तुमने तीनों ने। एक रह गया, उसको भी बोल दो। फाइनल आंसर 2.4 पाई इंटू 10 की पावर कितनी, -4, फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी, ठीक है, जो भी है फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। कितने लोग ये रिलेशन यूज कर रहे हैं? और कोफिशिएंट वाले भी दो दो ऑप्शन है, पावर वाले भी दो दो ऑप्शन है, मतलब करना ही पड़ेगा इसको, है ना।
तो कर लीजिए, और जो भी आ रहा है वो सही है। फोर्थ आ रहा है क्या? चलो आप लोग बोल रहे हो तो मान लेता हूँ फोर्थ आ रहा है। कितने लोगों का आया अभी तक फोर्थ? 1 2 3 4 5। बाकी लोगों की समझ में आ रहा है भाई? म्यू नॉट को क्या लिखोगे? 4 पाई × 10⁻⁷ तो 4 पाई तो वहीं से आ गया। उसके बाद n1 n2 का कितना प्रोडक्ट आ रहा है? 12, और 10⁻⁴ वो अलग है। तो 12 और आगे क्या था? 4 पाई, और क्या रह गया? l। हाँ तो ठीक है, 2.4 ही आ रहा है क्या? चलो ठीक है, आ रहा होगा। कितने लोगों ने रिलेशन यूज किया है? ठीक कर रहे हो फिर, है ना? ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में करने के लिए, तो वो भी हमें करने आने चाहिए। अच्छा साहब, ये वाला बता ही दिया था, 2 मिली हेनरी 8 मिली हेनरी वाला। ठीक है, हाँ। अब एक सवाल करो। एक इक्वेशन गिवन है, एक ट्रांसफॉर्मर है, उसमें प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स 50, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स 1500, मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू phi naught plus 4t. Phi is in Weber, t is in seconds, phi naught is a constant. देन आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा? 30 वोल्ट, 90 वोल्ट, 120 वोल्ट, या फिर 220 वोल्ट? प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होने का। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल इज दिस मच, देन यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। क्या करोगे भैया इसमें? 120 वोल्ट इज करेक्ट होना चाहिए शायद, पता नहीं। हाँ बोलो, क्या करें? क्यों? ई निकालने के लिए? ई प्राइमरी निकाल लोगे इससे आप? हैं किससे? d∅dt से? अरे सही कर रहा हूं क्या? और डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका? 4 वोल्ट। देन वी नो vp by vs is equal to np by ns। v प्राइमरी इज 4, v सेकेंडरी फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के 50 है, सेकेंडरी के 1500 है। एक जीरो चला गया, 30। सो vs इज इक्वल टू 120 वोल्ट। आंसर सिंपल था। कितने लोगों का आया? गुड। नेक्स्ट, ये तो चलो, हाँ ये देना चाहिए वैसे तो इसमें, लेकिन ये भी आइडियल है। नॉन आइडियल नहीं है क्या कोई इसमें? एक आया नॉन आइडियल का, चलो। 220 वोल्ट इनपुट है भाई साहब। अ 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू ट्रांसफॉर्मर, मतलब कौन सी वैल्यू दी है? प्राइमरी। द आउटपुट सर्किट ड्रॉज अ करंट, यानी सेकेंडरी का करंट दिया हुआ है आपको 2 एम्पियर एट 220 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज 220 वोल्ट। अगर पूरी लैंग्वेज बोलूं, a 220 volt input is supplied to a transformer. The output circuit draws a current of 2 ampere at 440 volts. If the efficiency of the transformer is 80%, efficiency of the transformer is 80%, then what is the current drawn by primary? मैंने बोला था ऐसा सवाल आ सकता है जब पढ़ा रहा था उस समय, है ना? तो इसमें क्या रिलेशन यूज किया जाएगा? P आउटपुट अपॉन P इनपुट इंटू 100। ओ, किसमें था 440? इसमें था 440। तो स्टेप अप हो गया। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करो, चलो ऑप्शन भी दे दे। 5 एम्पियर, 3.6 एम्पियर, 2.8 एम्पियर एंड 2.5 एम्पियर। 5? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग 5? 1 2 3 4 5। चलो करो करो, डोंट कंपेयर विद अदर्स, कंपीट विद योर सेल्फ। हाँ ये 440 चेंज कर दिया भाई, डेटा देख लेना इसको, है ना? फ्राइडे को टेस्ट है।
तो ऐसा कुछ ट्रेंड है क्या, थर्सडे को छुट्टी रहती है क्या, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मतलब टेस्ट से एक पहले अभी चल रहा है ना ऐसा लेटेस्ट? अच्छा, आज कौन सा डे है? आज ट्यूसडे है, तो कल मतलब और क्लास होनी है ऐसा? ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे फिर, है देश का फेवरेट टॉपिक। और फिर ईएम वेव पढ़ेंगे, डीसी मोटर भी है, हाँ, चलो वो भी कर लेंगे बोर्ड के हिसाब से ना। कर लिया वो हमने। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ चर्चा करी थी शायद, मेरे को ध्यान आ रहा है ऐसा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा रेस्ट पे, अपन नहीं छोड़ा क्या? चलो अभी छोड़ देंगे। कुछ बात नहीं हुई क्या उसके बारे में? अच्छा, हाँ वो अब वो हो जाएगा, वो है प्लान में है, इसमें सवाल लाया हूँ मैं। चलो देखो, सेकेंडरी और प्राइमरी के हमने जो पावर्स हैं उनके लिए रिलेशंस रखा है। एफिशिएंसी कितने परसेंट है? 80%। VSIS बोलो, दिया हुआ है कितना कितना? 440 इंटू VP, IP पता करना है इंटू 100। अगर यहाँ 80 लिख रहे हो तो मतलब दोबारा, हाँ ऐसे इस तरह से लिख सकते हो बेसिकली ना। तो समझे बात को आप, IP को एक तरफ छोड़ना है और बस सॉल्व करना है। 2 टाइम्स तो यही कट गया, और फिर ये 2 टाइम्स कट गया, कितना आ गया? सीधा 5 आ गया। चलो, कितने लोगों का आ गया 5? इस बार सभी का आप है, ठीक है। तो ये सब बातें थी ट्रांसफॉर्मर में, आइडियल नॉन आइडियल, है ना, हर तरह के हमने क्वेश्चंस इसमें देख लिए। ऐसे और भी बन सकते हैं, तो हमको पता करना आना चाहिए। सेम इसी टाइप का एक और है, तो रिपीट नहीं कर रहे, आगे बढ़ता हूं। नाउ देयर इज दिस इन द सर्किट शोन द कैपेसिटर एज चार्ज q at t इक्वल टू 0 चार्ज। नहीं नहीं, ये तो कर चुके हैं हम पहले। अच्छा, एक मैं सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ। जैसे अभी इन्होंने कहा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस में सीरीज में कैसे आप रेजिस्टेंसेस फाइंड करते थे? R1 R2 R3। मान लीजिए सेवरल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, L1 L2 and L3, and they are far away from each other in such a way they are connected that mutual inductance is either not taking place or it is negligible, or we are not considering it. In that condition, what will be the effective inductance? L1 plus L2 plus, considering that M is equal to 0 somehow, या only considering self inductance. ऐसे ही अगर आप इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हो, या 3 है मान लीजिए, so 1 by L effective is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 and 1 by, again we are only considering the self inductance. अपने मॉड्यूल में भी और इवन मेरे को लगता है एनसीईआरटी में भी मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं लिया इस तरह से। तो अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक ही क्वेश्चन दे दूं, तो करके दिखा सकते हो? कर ही सकते हो आई थिंक आप। चलो, each inductor has an inductance of L. Find L effective, neglect mutual inductance। कर दीजिए इसको प्लीज, ये एक ही है, और वही 1.5 मिनट में ही करना है, और इजी है। क्या करना है? हाँ, बनाने का टाइम अलग ले लो, चलो। आपने जब बनाया उससे 1.5 मिनट, कॉपी में तो एग्जाम में तो वही कचरा कर दोगे आप, है ना।
यस। अच्छा सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट सिंप्लीफाई। कितने सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सेवनटीन बाय, हाँ जहां पे कुछ नहीं है वहां कनेक्टिंग वायर है। 3L/2 तो नहीं है शायद। अजीब सा सर्किट है तो आंसर थोड़ा तो अजीब आना चाहिए। इट डिजर्व्स इट। करिए आराम से, तब तक और देख लेते हैं क्या रह रहा है। ट्रांसफार्मर के सारे हो ही गए, फ्लक्स के भी ऑलमोस्ट सभी। ठीक है, हाँ जी कितना क्या, हाउ मेनी पार्ट्स आर यू ब्रेकिंग इट इन। कितने पार्ट्स में ब्रेक करने से काम चल जाएगा, 3। एक व्हीटस्टोन, मिक्स कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल दोनों हो रहे हैं इसके अंदर, 3 इन पैरेलल। अब ऑब्वियसली एक बार में देख के नहीं पता चलेगा, मैंने पहले किया हुआ है तो मुझे मालूम था। आप जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो मिल ही गया होगा व्हीटस्टोन, कितने लोगों को व्हीटस्टोन मिल गया था आराम से। मींस यहाँ एक सर्किट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ एक जंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ तक अलग सर्किट बना लो। ये कंप्लीट जंक्शन है ना यहाँ पे। सो इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट, कुछ इस तरह से ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। सी इस पॉइंट का नाम रख दो, इसका नाम डी रख दो। तो सबसे पहले तो आपको एक व्हीटस्टोन मिलेगा सी तक, एल 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 एंड एल। ये कितना आ गया, 2L और 2L का पैरेलल L। यहां अगर आप देखते हैं तो एक और पॉइंट बीच में है, इसका नाम ई रख दीजिए आप। अच्छा ये डी है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी। बीच में देखिए शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो सी और डी में आप देखेंगे तो सी से डी तक एक कैपेसिटर है, सॉरी कैपेसिटर बोल रहा हूं मैं, इंडक्टर। सी से ई तक, सॉरी, सी से ई तक एक इंडक्टर। डी से सी एक है, ये वाला जो होता जा रहा है उसे काट दो, डी से सी। ठीक है भैया। डी और ई के बीच में एक है, इसको भी लिया, और डी और ई के बीच में एक और है। तो ऐसा कुछ बन रहा है। तो पहले एल और एल का पैरेलल L/2, वो इसके साथ में सीरीज में कितना हो जाएगा, 3L/2। 3L/2 और एल का पैरेलल, करो करो करो, जो भी आ रहा है यहाँ लिख देना है, 3L/5। और चलो आर मान लेते हैं। आगे आइए, अब तो आप जानते हैं कुछ करना ही नहीं है। ये डी है तो ये भी डी है, ये बी है तो ये भी बी है। तो ये तीनों किसमें हैं, पैरेलल में है। सो दिस इज योर बेसिक सिंप्लीफाइड सर्किट। कितना आ रहा है, 3L/5 बताया ना आपने, और ये कितना L/3, करना जरा कितना आ रहा है। हाँ ऐसा आंसर आना चाहिए। क्या शांति मिली आंसर सुन के, 29L/15। ठीक है जी, किसी का आया क्या, दो। पर ठीक है, इतना लंबा एक साथ तो आएगा नहीं, कोई इसमें से एक ही आएगा एग्जाम में अगर आया तो। वैसे अभी तक तो वो भी नहीं आया। चलो, तो ये अपना चैप्टर एक बेसिक न्यूमेरिकल लेवल पे तो हमने चीजें डिस्कस कर ली है। एडी करंट्स हैं, ट्रांसफार्मर लॉसेस पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रांसफार्मर में कई तरह के लॉसेस होते हैं। कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कॉपर यानी हीट लॉसेस, उनको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, है कॉपर लॉसेस को कम करने के लिए हीट लॉस, कॉपर लॉस हीट लॉस एक ही तो है, देखो उसमें ध्यान से आप। चलो हीट लॉस बोल लो, हीट लॉस को कम कैसे करें,
प्लास्टिक लगा देंगे, हीट लॉस कम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? रेजिस्टेंस कम करो वायर का। रेजिस्टेंस कैसे कम करोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, लेंथ तो लगेगी पूरी, वाइंड करने में लेंथ को तो नहीं कर सकते आप कम, एरिया बढ़ा दो। हिस्टेरेसिस लॉसेस जो आप कोर लगाते हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में काम आता है ट्रांसफॉर्मर। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी बार बार मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, तो अंदर जो रॉड है वो मैग्नेटाइज होगी, फिर डिमैग्नेटाइज होकर रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी, तो इसमें एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है। तो इसके लिए क्या करें? ऐसा कोई मटेरियल यूज करना चाहिए जिसकी रिटेंटिविटी कम हो, कोएर्सिविटी कम हो, यानी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना चाहिए। सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हो उसके लिए। फ्लक्स लिंकेज लॉसेस, भाई कई कर रहे हो यार, तो इसका फोटो खींचना, मेरे को तो हटा दे यार, डिलीट कर देना। हाँ, मैं क्या कह रहा था, भुलवा दिया इसने। हाँ, फ्लक्स लिंकेज लॉसेस। फ्लक्स लिंकेज लॉसेस में क्या होता है, जो बताया थोड़ी देर पहले, कि एक कॉइल का सारा फ्लक्स दूसरे में नहीं जा पाता, तो उसके लिए फिर हम ऐसी कोर बना देते हैं, फ्रेम बना देते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ऑब्वियसली वो भी सॉफ्ट ही रखना पड़ेगा। हिस्टेरेसिस, सारे लॉस एक ही ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना एक लॉस के लिए अलग काम कर दिया, दूसरे के लिए अलग, है ना। चलो, और कोई लॉस है देख लो, ये मॉड्यूल के अंदर सारे दे रखे हैं। एडी करंट, व्हाट आर एडी करंट्स? इंड्यूस करंट याद है, लेंस लॉ से पता करते थे, वो किस में होता था? वायर में। वायर की जगह अगर आप एक मेटेलिक प्लेट ले लें किसी भी शेप की, और उसमें आप फ्लक्स चेंज करें, एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है कि एक नॉर्थ पोल लिया किसी मैग्नेट का, और एक साउथ पोल लिया किसी मैग्नेट का, उसके बीच में एक मेटेलिक प्लेट को थ्रेड से सस्पेंड करके ऑसिलेशंस करवा दी उसकी। ये क्या है? फ्लक्स चेंज करने का एक तरीका है। क्या फ्लक्स इसी तरीके से चेंज हो सकता है? नहीं, और भी तरीके हैं, पर चलो उसमें ये दिया है तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो जैसे ये प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेगी, एंटर होते समय इस प्लेट का फ्लक्स बढ़ेगा, बाहर निकलते समय उसका फ्लक्स कम हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट्स फ्लो करेंगे। वो जो करंट्स फ्लो होते हैं वो एडीज की तरह ऐसे राउंड राउंड, क्योंकि अब कोई वायर तो है नहीं ना। अरे वायर है क्या? वो लेंस लॉ को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी में 2 पेज में समझा रखा है पूरा, एक बार आप रीडिंग लगा के देखना आज। लेंस लॉ को फॉलो करते हैं, एडी की शेप में करंट्स फ्लो होते हैं ऐसे। और अगर आप एडी करंट लॉसेस को कम करना चाहते हो तो क्या करें इस केस में? क्या करें? फॉर एग्जांपल यहां मुझे एडी करंट्स कम रखने हैं, एरिया कम कर दो प्लेट का, प्लेट को ऐसे कॉम्ब की शेप का बना दो। ऐसा करने से क्या होगा? प्लेट का एरिया कम होगा, फ्लक्स चेंज कम होगा, फ्लक्स चेंज कम होगा तो इंड्यूस ईएमएफ कम होगा, इंड्यूस ईएमएफ कम होगा तो एडी करंट्स यानी जो इंड्यूस करंट है वो कम होंगे, तो उससे होने वाले लॉसेस कम हो जाएंगे। एडी करंट्स की कई एप्लीकेशंस हैं, 4 मेन एप्लीकेशंस हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। एक है इंडक्टिव फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस में काम आ सकता है, हीट प्रोड्यूस करते हैं ये गर्म हो जाता है एडी करंट से। दूसरा, जो पुराने मीटर होते थे बिजली के, अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, उसमें एक डिस्क सी घूमती रहती थी, उसमें काम आता था, तो वो तो आउटडेटेड हो गया, पर एनसीईआरटी में भी दिया है तो हम उसे एप्लीकेशन मान सकते हैं। और कोई एप्लीकेशन ध्यान आ रही है आपको? ट्रेन में ब्रेक लगते हैं, एडी करंट्स का यूज उसमें होता है ना। ऐसे 4 एप्लीकेशन दिए हैं, तो मॉड्यूल के किस पेज पे दिए हैं एक बार बता दो कोई एक जना, वो सब रीडिंग लगा लेना एक बार आप उसकी, है ना। कोई भी उसमें दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कल आके। अरे बात समझ में आ रही है क्या? 116 ऐसा कुछ होना चाहिए, देखो 126, 126 पेज पे एडी करंट्स, ट्रांसफार्मर में जो उनकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं उनकी क्या रेमेडी है, एडी करंट में लगाओ आप। क्या दिया रेमेडी, पढ़ना है इसका एक बार? नहीं, वो उसी 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 जगह पे वहीं पे नीचे दिया होगा ना, लॉसेस रेमेडी। लेमिनेट इसमें करते हैं प्लास्टिक, ठीक है बालक। अगर हम प्लेट को, मतलब एक्चुअली क्या है, वायर 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 जुड़ के एक तरह का सरफेस बन गया कंडक्टिंग, तो अगर मैं वायर वायर को इंटरेक्ट ही ना होने दूं, लेमिनेट कर दूं उस वायर को, इंसुलेट कर दूं, तो फिर वो सरफेस बनेगा ही नहीं। सरफेस बनेगा ही नहीं तो प्लेट बनेगी नहीं कंडक्टिंग, तो फिर उसमें लॉसेस कम कर सकते हो काफी हद तक। ऐसा कुछ है, बाकी आप पढ़ के देखना, बोर्ड एग्जाम्स दिए हुए बहुत टाइम हो गया मुझे ना। आप लोग पढ़ लेना। चलो, और कुछ तो पूछने के चांसेस है नहीं, फिर भी एक बार वहां सब दिया है आप लोगों के लिए, दिया है वो एंथ्यूज के बच्चों के लिए है, थ्योरी जितनी है इसमें, बाकी सब तो मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, गैल्वेनोमीटर में भी काम आता है।
क्या बोलो, दोबारा बोलो। अच्छा, इस वो तो गैल्वेनोमीटर है, उससे में कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो। मतलब बेसिकली रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करनी पड़ती है, फिर वो तो अलग चीज है, उसका इससे इतना कोई लिंक नहीं है। एक बार नीट में आया था, आपकी सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा कि इनमें से किस में एडी करंट काम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो हमें एप्लीकेशन ध्यान होनी चाहिए, पता होंगी तो फिर हम बता सकते हैं, नहीं पता होंगी तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या था उसका? हाँ, किसमें नहीं होगा, तो रूम हीटर में नहीं लगता है ना। इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन फर्नेस अलग चीज है, उसमें तो इंड्यूस करंट का यूज होता है। अरे चलो सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक तो अपने गैस वाली वो होती है स्टोव, जिसमें सिलेंडर लगाते हैं। एक इंडक्शन आता है आजकल, क्या करते हो उसमें आप? नहीं, गर्म तो करते हो, पर साइंस क्या लग रही है उसके अंदर? नीचे क्या है, कॉइल है, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑटोमेटिकली अपना फ्लक्स क्या करता है, चेंज। ऊपर क्या रखते हो, कुछ कंडीशन देते हैं कि दुकानदार की, भाई ये रखना, ये मत रखना, वो मत रख देना, ऐसा होना चाहिए। लकड़ी रख दूं, लकड़ी हो जाएगी गर्म? क्यों नहीं होगी? सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, इसलिए नहीं होगी। किसी को पता है? कंडक्टिंग होना चाहिए जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है ना। इट शुड बी लाइक ऐसा, प्लेट होना चाहिए कुछ, है ना उसमें। करा है तुमने? अपन रखते हैं, मैंने करा नहीं, पूछ रहा हूँ कभी तुमने रखा, हाथ गर्म नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब बेसिकली एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, इंडक्शन फर्नेस वही हो गया बेसिकली, है ना। इंडक्शन से आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, बट रूम हीटर इज नॉट एन एडी करंट का एप्लीकेशन। रूम हीटर में क्या हो रहा है, उसमें तो आप कन्वेक्शन, ठंडी हवा आ रही है, गर्म कॉइल के कांटेक्ट में आई, फिर बाहर चली गई, फिजिकली उसको कांटेक्ट में लाए आप, कन्वेक्शन हो रहा है उसमें, तो वो एडी करंट का एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। सो यही पूछा था शायद, किसमें नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन किस साल आया था ये? 2019, 19, हाँ मतलब ठीक है, वो एनटीए वाला हो गया ना, है ना, एनटीए वाला हो गया। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 2 साल से, मतलब जो बोर्ड में आप पढ़ोगे मान के चलना, वो चीजें आ सकती हैं। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है 12th को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना अच्छे से, जो आप वैसे भी पढ़ने वाले हो। तो ठीक है, आई थिंक सब चीजें मैंने कवर कर ली। आपको कुछ पूछना है? डीसी मीटर, डीसी मोटर का पूछा है इसने, देना मॉड्यूल 2 एक बार। उसमें कुछ भी नहीं है, उसको आप बोर्ड के पर्पज से ही देख लो। पेज नंबर 124 पे भाई। अरे कुछ नहीं भावुक मत हो। एसी जनरेटर में क्या हो रहा था, आप किसी तरीके से कॉइल को रोटेट कर रहे थे किसी और एनर्जी का यूज करके, और करंट प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब मैकेनिकल एनर्जी वाज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी मोटर में करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसका यूज क्या करते हो मोटर से आप, मैकेनिकल एनर्जी, पानी चढ़ाने। मोटर तो हर जगह काम में आती है, तो जस्ट गो थ्रू दिस। एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला यहाँ है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, है ना। इट्स लाइक नियरली द सेम, सिमिलर थिंग, इफ नॉट सेम। हाँ एक चीज, वो शायद पहले बता भी चुका हूं मैं, बट वापस बता देता हूँ, नहीं बताया बाई चांस तो। फ्लक्स का रिलेशन था एन बी ए कॉस थीटा, और इंड्यूस ईएमएफ का जनरेटर में बताया था मैंने आपको ये, हाँ बता दिया था शायद मैंने। सो ये हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर रहते हैं। अच्छा, अभी कोई बच्चा बोल रहा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, कोई नहीं रह गया होगा, देख लो। उसमें भी अगर आप सेकंड एक्सरसाइज में देखेंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई क्वेश्चंस है नहीं, और है भी तो एक शायद लास्ट में कोई बहुत बेसिक सा सवाल है। लेकिन अपने यहाँ पे एलन के टेस्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। एक सर्कुलर रीजन है, कैसा रीजन है, और इस सर्कुलर रीजन में बी मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, मान लो बढ़ रही है केवल इतने एरिया के अंदर। मैंने यहां ला करके एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, क्रॉप के अंदर भी एक क्वेश्चन है। और अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मोशन, जैसे ही आप इसे यहां रखते हैं रेस्ट पे, किधर की तरफ मूव करेगा? ऑप्शंस है लेफ्ट राइट अप डाउन, इस टाइप से। बताइए।
तो बात है इलेक्ट्रॉन क्यों चलेगा जब उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक तो लग नहीं सकती क्योंकि रेस्ट पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां बनाते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? आप पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यहां अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता हूं तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के अलोंग लगेगा या अगेंस्ट लगेगा? अगेंस्ट, यानी कि इस तरह से Fe। और पॉजिटिव चार्ज रख दिया होता तो अलोंग। यानी ये इलेक्ट्रॉन मूव तब करेगा जब यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है नहीं, कोई चार्ज तो यहां है नहीं जो फील्ड लगाए, तो यहां कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इसमें क्लोज लूप का वर्क डन जीरो नहीं होता है। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन आप लेंज लॉ से फाइंड आउट किया करते थे। लेंज लॉ में आप क्या करते थे? जो हो रहा होता था उसका अपोज करते थे। यहां लाइंस डॉट है कि क्रॉस है? क्रॉसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? क्या लूप को ये बात पसंद आएगी? या कहीं भी अपन लेंस लॉ लगाते थे तो क्रॉसेस बढ़ रहे होते तो बढ़ने देते थे या कम करते थे? क्रॉसेस को कम करना है तो क्या इंड्यूस करेंगे? डॉट। डॉट यानी कि अंगूठा बाहर की तरफ, तो फिंगर्स कैसे मूव करेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पूरे रीजन में एंटी क्लॉकवाइज करंट आता अगर ऐसे लूप बना सकते होते तो। पर मैंने अभी आपसे क्या बोला? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की और इंड्यूस करंट की डायरेक्शंस क्या होती हैं? सेम। यानी यहां पे जो लेंस लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई जो क्लोज लूप बना रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्लोज लूप। अब यहां इलेक्ट्रॉन वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाए। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां इलेक्ट्रॉन वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। इलेक्ट्रॉन इसके अलोंग जाएगा या अगेंस्ट जाएगा? यानी इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ये प्रोटॉन होता तो कहां जाता? लेफ्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मैंने यहां छोड़ दिया होता तो फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट राइट की तरफ बनता। तो टेंजेंट एरो के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, एरो लेंस लॉ से डिसाइड हो रहा है, तो इस तरफ लौटता फिर। ठीक है, तो घुमा फिरा के पूछ के देखूं आपसे। एक सर्कुलर रीजन है, इसमें डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड है। अरे समझे कि नहीं समझे? These dots are continuously reducing, the magnetic field is reducing, and I place an alpha particle over here at the bottom. Right side? कितने लोग बोल रहे राइट साइड? कितने लोग बोल रहे लेफ्ट साइड? नोबडी। तो डॉट्स कम हो रहे हैं, यानी हम क्या करेंगे? और डॉट्स इंड्यूस करेंगे। और डॉट्स मतलब कि फिर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसा। तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, तो वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वेलोसिटी भी राइट की तरफ। एक तो ये क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ है। इसके अलावा आपको डेरिवेशंस करवाई गई होंगी इसी केस की। इसको दोबारा बनाऊं अगर, तो केवल एक आर रेडियस के पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। 4 या 3 पॉइंट्स ले लिए, एक बाहर में ले लिया, एक ऑन द सरफेस ले लिया और एक इनसाइड में लिया। तो आउटसाइड पॉइंट की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करवाया गया होगा आपको। ऑन द सरकमफेरेंस या ऑन द सरफेस बी पॉइंट का करवाया हो गया होगा, और ऐसे ही इनसाइड का करवाया गया होगा। आउटसाइड में इनवर्स प्रोपोर्शन था। किसी को याद है रिलेशंस? नहीं याद है? जैसे ये तो r/2 dB/dt था, ये भी r/2 dB/dt था। ये किसी को याद है? कैपिटल आर स्मॉल 2r, यहाँ स्क्वायर भी था शायद, क्योंकि डायमेंशनली सब में अगर आर ऊपर आ रहा है तो यहाँ बचना चाहिए कुछ। और dB/dt। हाँ, तो अपने उस बुकलेट में एक क्वेश्चन इसका भी है। एक लंबी चौड़ी सी लैंग्वेज लिख के समझा रखा है कि कैपिटल आर रेडियस के अंदर एक बी मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व की गई, और आपको बताना था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ जो ग्राफ बनेगा उसका शेप कैसा होगा। कैसा कैसा? बोलो बोलो। ऐसा ऐसा। इनसाइड में देखते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मैक्सिमम मिला आपको सरफेस पे, और इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी सेम जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलते थे उसी पैटर्न का एक ग्राफ यहाँ। ई आउटसाइड का इनवर्स, ई इनसाइड का डायरेक्ट, और मैक्सिमम आपको कहाँ मिला? कैपिटल आर पे।
बात समझ में आई? बाकी तो फिर फॉर्मूले पुट करने वाले मॉड्यूल में दे रखे हैं बिगनर्स बॉक्स के अंदर। अगर सिर्फ एक ही रेडियस दिया तो सरफेस मान लो 5 सेंटीमीटर पुट किया, डीवी बाई डी दिया होगा 2 टेस्ला पर सेकंड, या पुट किया आंसर आ गया। तो वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज रख दिया किस तरफ डिस्प्लेस होगा, वो वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेरिएशन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन में मॉड्यूल के अंदर ये पूछा है कि एक चार्ज ऐसे गोल गोल घूमा, क्यू चार्ज, और वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा कुछ दे रखा है उसमें। पूछा है क्लोज लूप में घूमने में वर्क कितना होगा, पहला ऑप्शन दिया है 0। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर रहे होता कंजर्वेटिव फील्ड होती, लेकिन यहाँ पे 0, या पूरा हिसाब देना पड़ेगा आपको। अरे बात समझ में आई? बस ये सब चीजें हैं। एक रेस में दे रखा है ऐसा, इसी टाइप का, इसी पैटर्न पे, वहां भी 0 नहीं होगा क्लोज लूप का वर्क डन, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। यहाँ पे वर्क डन इनिशियल फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डिफरेंस मालूम भी क्या है? वर्क एनर्जी पढ़े हो ना सब लोग, बस वहां जो दिया है वही है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। वर्क डन इनिशियल फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, मतलब क्लोज लूप का वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। किसमें? कंजर्वेटिव में। इसमें नहीं होगा, उसे पता होना चाहिए। और कोई चीज रह गई हो बताओ? आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने मेन जितने रिवीजन में हो सकते हैं उतने हमने करने की पूरी कोशिश करी, ज्यादा ही की है। अरे सही है भाई, तो आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? है ना? तो अब नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोल रहे हो? ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे करेंगे? एसी में क्या क्या आने की संभावना है, कुछ ध्यान हो बताओ। चलो एसी का इंट्रोडक्शन ही ले ले 5 मिनट। नहीं ऐसे नहीं, एसी डीसी में डिफरेंस बताओ पहले तो। ये सारे बच्चों वाले काम यहाँ कर लेते ताकि वहां सीधा अपन कुछ मैथमेटिकल करें। डीसी में क्या होता है? अरे यार फुल फॉर्म बता रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार? मैग्नीट्यूड क्या रहता है डीसी में? डायरेक्शन भी क्या रहती है? सेम रहती है ना? ऑल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड क्या होता रहता है? पीरियोडिकली, मतलब चेंज ही होता रहता है बेसिकली, हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। और डायरेक्शन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में क्या होगी? रिवर्स। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट, है ना? ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं? इस पर एक सवाल आया हुआ है जिसमें शायद करेक्शन है। एसी का देखो सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट पेज, लाते हो क्या मॉड्यूल? नहीं लाते तो सुन लो, 2019-20 का ही सवाल है ना? 20 का तो नहीं है, 19 का ही होगा शायद, 19 या 18 का, है ना? तो उसमें 4 ग्राफ देके पूछा कौन सा एसी है, और देख के चारों नहीं लग रहे एसी, एक भी एसी नहीं लग रहा उसके अंदर। जो डेफिनेशन अभी बताई है उसके बेसिस पे, किसी में एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, किसी में टाइम पीरियड सेम नहीं आ रहा है, पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है। तो देखने में ठीक ठाक लग रहा है पहला, और दे रखे हैं सारे, है ना? तो वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पर नीट वालों ने वही माना हुआ है, पता नहीं क्या उसका रीजन है। कई बार ऐसा हो जाता है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है भाई इसने ढूंढा? 22। तो उसको एक बार हम करेंगे चर्चा, उस पर भी करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा इनिशियली इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, उसमें हम बात करेंगे एवरेज वैल्यूज, आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ग्राफ, मैथमेटिकल, विद इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन, है ना? एक तो ये सेगमेंट है। फिर आते हैं सर्किट्स, ओनली रेजिस्टिव, ओनली इंडक्टिव, ओनली कैपेसिटिव, उनके कॉम्बिनेशन, एलसीआर मेन है उसके अंदर। और फिर आता है आपका पावर, मतलब 3-4 पार्ट्स में आप सर्किट चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो। एवरेज आरएमएस, सर्किट्स, सर्किट्स में फेजर वेजर सब आ गए। पावर, पावर भी वैसे सर्किट का ही पार्ट मान सकते हैं हम लोग, बट ठीक है चलो अलग ले लिया। और मेन एलसी ऑसिलेशंस। तो ये 4 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 या 4 लेक्चर में ये हो जाना चाहिए लगता है। ठीक है भाई? और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो। नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए काफी है, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। कुछ आपको लगे नोट्स में एक्स्ट्रा दिया है, नहीं हुआ, या कहीं आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से उसको। ठीक है भाई? सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।